हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। मित्रों, हम इसमें जो आपका ये टारगेट बैच है यूपी टीटी और सुपर टीटी के लिए जो मनोविज्ञान की कक्षाएं ये चल रही हैं, तो इसमें आज हम 30वें लेक्चर पर पहुंचे हैं मनोविज्ञान में, जिसमें आपको व्यक्तित्व पढ़ाया जा रहा था और उसमें हमने व्यक्तित्व के बारे में कुछ पॉइंट्स को नोट कर लिए थे, जिसमें व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हमने देखा और उसमें जो आपके व्यक्तित्व के प्रकार थे उसके बारे में देखा, है ना। तो इन सब बातों को देखने के बाद आज हम यहाँ पे हमने बताया था कि अगले टॉपिक में आपको व्यक्तित्व के जो टेस्ट हैं यानी परीक्षण यानी व्यक्तित्व परीक्षण जो है उसको, और इसमें थोड़ा बहुत जो आपका एक समायोजन टॉपिक है उसमें थोड़ा बहुत चीजें हम उसको पढ़ के हम यहाँ पे आज व्यक्तित्व के टॉपिक को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे आज व्यक्तित्व में व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनालिटी टेस्ट, है ना। यहाँ पे आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। पर्सनालिटी टेस्ट, इस पर्सनालिटी टेस्ट में हम ये देखेंगे कि व्यक्तित्व को किन किन प्रकारों में यानी उसका परीक्षण किया जा सकता है। ठीक, एक यहाँ पे इसको देखेंगे तो मेनली आपको इसको 3 विधियों के द्वारा हम इसका टेस्ट करते हैं, जिसमें आप देख लेंगे कौन कौन से वे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है हमारा आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि इसी को कहते हैं, अर्थात सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड ये। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, जो नेक्स्ट है हमारा वो है वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड, अर्थात ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड। तीसरा हमारा जो इसी को मेनली हमें पढ़ना है प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि जिसको कहते हैं प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड। ठीक, ये मेनली आपको इसी को पढ़ना है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, अर्थात इस जो व्यक्तित्व परीक्षण में जो बिंदु बताए गए कि इन विधियां होती हैं, अब इस विधियों में कौन कौन सी विधियां आएंगी उनको हम देखेंगे, और प्रत्येक में आपकी 4-4 विधि आएगी। ठीक है, प्रत्येक में 4-4 विधियां आएंगी, जिसमें हम क्रमशः यहाँ पे देख लेंगे। यहां से इसका पहला है आत्मनिष्ठ विधि में पहला है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि। ठीक, ये हो गया हमारा जीवन इतिहास विधि, अर्थात इसको कहते हैं केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड। ठीक, दूसरा इसमें है प्रश्न विधि। दूसरा क्या है हमारा प्रश्न विधि, इसको क्या कहेंगे क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर मेथड। ठीक, यानी जीवन इतिहास विधि, उसके बाद प्रश्न विधि, इसके बाद हमारा है, इसके बाद ये हमारा तीसरा है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि इसको कहते हैं इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड। ठीक, ये इंटरव्यू मेथड। और चौथा है आपका आत्म कथा
लेखन विधि, आत्मकथा लेखन विधि, इसको क्या कहेंगे? ऑटो बायोग्राफी मेथड। ये यानी इसमें हमने आत्मनिष्ठ विधि में ये 4 विधियां बताई गई हैं कि किस तरह से व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सकता है। इसमें पहला है जीवन इतिहास विधि अर्थात केस हिस्ट्री मेथड। ठीक, केस हिस्ट्री मेथड। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न विधि या प्रश्नोत्तरी विधि, ऐसा भी कह सकते हैं। क्वेश्चनेयर मेथड, साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। ठीक, आत्मकथा लेखन विधि अर्थात ऑटोबायोग्राफी मेथड। ठीक, अब इसमें हमारा आता है ये जो वस्तुनिष्ठ विधि है, अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से आते हैं। ठीक है, पहला है हमारा यहां पे ये वस्तुनिष्ठ विधि में हम पहला देखेंगे, इसमें पहला है नियंत्रित निरीक्षण विधि, नियंत्रित निरीक्षण विधि, इसको कहेंगे कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारा यानी नियंत्रित निरीक्षण विधि। ठीक है, अगला है हमारा मापन रेखा विधि, मापन रेखा विधि, इसको कहेंगे रेटिंग स्केल मेथड। ठीक, रेटिंग स्केल मेथड, मापन रेखा विधि। तीसरा है हमारा इसमें यानी जो तीसरे नंबर का है वह है आपका समाज मिति विधि, समाज मिति विधि। ठीक, इसको क्या कहेंगे? सोशियोमेट्रिक मेथड। ठीक, ये हो गया यानी समाज मिति विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड। ठीक, इसके बाद चौथा है शारीरिक परीक्षण विधि, यानी चौथा है हमारा शारीरिक परीक्षण विधि अर्थात इसको क्या कहेंगे? शारीरिक मतलब फिजियोलॉजिकल टेस्ट मेथड। ये तो वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत हमने देखा कि इसके भी अंतर्गत 4 चीजें यानी 4 तरह से व्यक्तित्व का परीक्षण, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सकता है। पहला हमारा है नियंत्रित निरीक्षण विधि, यानी जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, मापन रेखा विधि। दूसरा है इसको रेटिंग स्केल मेथड कहते हैं, रेटिंग स्केल मेथड। समाज मिति विधि, इसको सोशियोमेट्रिक मेथड। शारीरिक परीक्षण विधि, जिसको कहेंगे फिजियोलॉजिकल टेस्ट मेथड। ठीक, अब इसके बाद हमारा यही आपको पढ़ना है विशेष करके जो प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है, तो इसमें हम विशेषकर इसी को पढ़ने वाले हैं क्योंकि पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अगर व्यक्तित्व के परीक्षण से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे इसकी प्रक्षेपी विधि के ही अंतर्गत से पूछे जाएंगे। ठीक, तो इसमें पहला है हमारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण।
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको क्या कहते हैं? थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट, या फिर इसी को कहते हैं टीएटी। क्या कहते हैं? टीएटी। ठीक। नेक्स्ट दूसरा है हमारा बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण। इसके भी 4 बताए गए हैं। ठीक है, क्योंकि शुरू में ही बता दिए थे हम। बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण अर्थात इसको कहेंगे चिल्ड्रेन एप्रीसेप्शन टेस्ट, या फिर इसी को कहेंगे क्या? CAT। ठीक, CAT ये हो गया। तीसरा हमारा है रोडसाक यानी रोडसाक स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक, रोडसाक स्याही धब्बा परीक्षण, इसको क्या कहेंगे? रोडसाक इंक ब्लॉट टेस्ट, या फिर इसी को कहते हैं RIT। बात वही है। ठीक है, RIT रोडसाक स्याही धब्बा परीक्षण यानी रोडसाक इंक ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है जो कहानी पूर्ति परीक्षण। ठीक, ये जिसको कहते हैं स्टोरी कंप्लीजन टेस्ट, जिसको कहते हैं अर्थात कहते हैं या फिर इसी को कहते हैं SCT। ठीक, SCT ये इस तरह से, यानी यहां पर भी प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत भी हमने देखा कि 4 किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सकता है 4 तरीके से। पहला हमारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको कहते हैं थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट, या फिर इसी को TAT कहा जाता है। बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण, इसको कहते हैं चिल्ड्रन एप्रीसेप्शन टेस्ट, या फिर इसी को CAT कहा जाता है। रोडसाक स्याही धब्बा परीक्षण, रोडसाक इंक ब्लॉट टेस्ट, या फिर इसी को क्या कहते हैं? RIT। ठीक है, RIT। कहानी पूर्ति परीक्षण का मतलब है यहाँ पे स्टोरी कंप्लीजन टेस्ट, या फिर इसी को कहते हैं SCT। तो इस तरह से ये जो आपके व्यक्तित्व के जो परीक्षण बताए गए, इसमें 3 विधियां बताई गई, और उन 3 विधियों के 4 प्रकार यानी 4 तरीके से आपको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सकता है। जिसमें आपने देखा आत्मनिष्ठ विधि, जिसको सब्जेक्टिव मेथड कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ विधि जिसे ऑब्जेक्टिव मेथड कहा जाता है, प्रक्षेपी विधि जिसको प्रोजेक्टिव मेथड कहा जाता है। तो सब्जेक्टिव मेथड के अंतर्गत 4 तरीके से आपको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं। जीवन इतिहास विधि से केस हिस्ट्री मेथड, प्रश्न विधि क्वेश्चनियर मेथड, साक्षात्कार विधि इंटरव्यू मेथड, आत्मकथा लेखन विधि यानी ऑटोबायोग्राफिकल मेथड। इसके बाद वस्तुनिष्ठ विधि में नियंत्रण निरीक्षण विधि अर्थात कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, मापन रेखा विधि अर्थात रेटिंग स्केल मेथड, समाज मिति विधि अर्थात सोशियोमेट्रिक मेथड, शारीरिक परीक्षण विधि इसमें आपका फिजियोलॉजिकल टेस्ट मेथड, और प्रक्षेपी विधि को अभी हमने देखा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही रहेगा, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये तो विशेषकर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अधिकतर जब क्वेश्चन आएंगे तो आपके यहीं से आएंगे। उसमें देगा कि आपके यानी प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत निम्न में
व्यक्तित्व का परीक्षण इसके अंतर्गत नहीं आता है। यानी इसमें देगा, एक दे देगा टीएटी, दूसरा देगा सीएटी, तीसरा दे देगा आरआईटी और एक आपका इसमें दे देगा मापन रेखा विधि। तो आप क्या किए, जब आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो वहां पे फिर आपको दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक, तो उम्मीद है ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम जो इसमें और भी चीजें जो बची हैं यानी इसको हम यानी यहाँ पे जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा टीएटी जो है, सीएटी जो है, आर इसको थोड़ा सा डिटेल में हम इसको थोड़ा सा ओपन करके इसको बता देते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके जो प्रक्षेपी विधि अर्थात प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत जो भी चीजें हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम देखने के बाद यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। और यहाँ पे पहला हमारा है, इसमें जो पहला आपका है, जिसमें आपका है पहला प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, है ना। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको क्या कहते हैं, थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट, है ना, या फिर इसी को क्या कहते हैं, TAT। ठीक, इसको देख लेते हैं। यहां पे सबसे पहले इसको लिख लेंगे, इसके प्रतिपादक कौन है, मॉर्गन एवं मुरे। और कब किए थे, 1935 ईस्वी में। किसमें, 1935 ईस्वी में। ठीक, किसके लिए था, नोट पॉइंट में लिखेंगे, विशेषकर वयस्कों के लिए था। वयस्कों के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए था। ठीक, यानी विशेषकर यह वयस्कों के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए यह था। ठीक है, इसमें कार्डों की संख्या 30 बताई गई थी। ठीक है, अब इस 30 में देख लेते हैं किसके थे। इसमें 30 जो कार्ड थे, 30 में 10 आपके पुरुष के थे, 10 आपके पुरुष के थे और 10 ही महिला के थे। और 10 जो थे आपके वह पुरुष एवं महिला दोनों के, पुरुष एवं महिला दोनों के थे। यानी 10 कार्ड केवल पुरुष के थे और 10 कार्ड महिला के थे और 10 कार्ड ऐसे थे जो पुरुष और महिला दोनों के थे। तो उसमें यानी परीक्षक जो होता था वह परीक्षार्थी को दे देता था और वह अपने संवेग, रुचि, इन सभी का प्रयोग करते हुए उसके व्यक्तित्व का उसमें मापन किया जाता था। ठीक, यानी इन कार्डों को देखने के बाद वह जो भी अपने विचारों को व्यक्त करता था उसी के द्वारा परीक्षक जो है, यानी जो परीक्षा जो करवा रहा होता है परीक्षक, तो वो क्या करता था, उनके व्यक्तित्व का वहीं पर मापन हो जाता था। तो उम्मीद है ये आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो यह आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इसका एक आप देख लीजिए, इसका एक दूसरा नाम था, दूसरा नाम इसका एक था, इसी का दूसरा नाम था, दूसरा नाम इसका दूसरा नाम था कथानक बोध परीक्षण, है ना। यानी इसका एक दूसरा नाम था कथानक बोध परीक्षण, है ना, कथानक बोध परीक्षण। इसका दूसरा नाम क्या था, कथानक बोध परीक्षण। तो यहां से जो आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हमने बता दिया। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। ठीक, और इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला जो है हमारा CAT जो बच्चों के लिए यानी 3 उसमें बताया गया है कि किन के लिए था, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप इसको नोट कर लिए होंगे।
और यह आपके समझ में भी आया होगा ना। तो यहाँ पे हम अब इसको इरेज करके जो आपका अगला है, अगला जो है दूसरा जो था वह था बाल संप्रत्यक्ष, बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण, परीक्षण है ना। इसी को क्या कहते हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन टेस्ट, या फिर इसी को कहते हैं CAT, ठीक, CAT। चलिए इसका निर्माण, इसका निर्माण या फिर खोज करता, ठीक है, कौन थे, अर्नेस्ट क्रिस, अर्नेस्ट क्रिस, अर्नेस्ट क्रिस, यानी इसमें क्या थे, अर्नेस्ट क्रिस थे। और यहां पे हम ये देखेंगे अर्नेस्ट क्रिस जो थे वह 1948 ईस्वी में इसे खोजा था, ठीक, या परीक्षण का पता लगाया, ठीक। लेकिन किंतु किंतु सर्वप्रथम, सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, प्रयोगकर्ता उसी सन में ही किए थे जो आपके लियोपोल्ड बेलाक थे, लियोपोल्ड बेलाक, बेलाक, ठीक, 1948 ईस्वी में सबसे पहले प्रयोग लियोपोल्ड बेलाक, अर्थात बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट जो था, इसको सबसे पहले इसका निर्माण जो है अर्नेस्ट क्रिस ने किया था, और इसको जो सर्वप्रथम प्रयोग करता थे वह आपके लियोपोल्ड बेलाक थे, ठीक। तो इसमें देखें, और यह नोट पॉइंट में लिखेंगे, इसमें नोट पॉइंट, यह परीक्षण, यह परीक्षण, परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बच्चों, 3 से 11 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए था, करने के लिए था, ठीक। यानी यह परीक्षण जो है विशेषकर 3 से 11 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए यह था। इसमें कार्डों की संख्या, कार्डों की संख्या इसमें क्या थी, इसमें कार्डों की संख्या 10 थी, 10, ठीक। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे, और यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं कि बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण अर्थात चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जो इसे CAT कहा जाता है, इसके खोजकर्ता कौन थे, या फिर सर्वप्रथम इसको प्रयोग किसने किया, और इस यह परीक्षण जो है किसके लिए था, ठीक, बस इतना ही है। या फिर कार्डों की संख्या, कार्डों की संख्या, एक क्वेश्चन ये हुआ, एक क्वेश्चन आपका किसके लिए होता है, किसने सबसे पहले प्रयोग किया, है ना। तो ये 2-3 से क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे, और इसको हम इरेज करके नेक्स्ट जो आपका है उसको भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे इसको इरेज करके अब हमारा जो आता है अगला, अगला जो है हमारा वह है तीसरा, रोरसाक, रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण, रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण, है ना, यानी रोरसाक इंक ब्लॉट टेस्ट, या फिर इसी को कहते हैं RIT, ठीक, इसी को कहते हैं रोरसाक। यहां पे देखेंगे इसके प्रतिपादक, प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक हरमन रोरसाक, हरमन रोरसाक, ये इसके प्रतिपादक रहे, हरमन रोरसाक, ठीक, यानी रोरसाक स्याही धब्बा परीक्षण, रोरसाक इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक, इसके प्रतिपादक हरमन रोरसाक रहे। इसमें देखेंगे कार्डों की संख्या, कार्डों की संख्या, ठीक, इसमें 10 बताई गई थी,
कार्डों की संख्या इसमें 10 बताई गई थी, जो आपके इसमें डिवाइड किया गया था कार्डों की संख्या में, जिसमें 5 काले, है ना, 5 काले का मतलब यहाँ पे बिल्कुल 5 काले रंग के थे, और जो 2 थे वह काले और लाल 2 रंग के थे। यानी 10 कार्ड में 5 कार्ड बिल्कुल काले और 2 ऐसे थे जो कुछ लाल और कुछ काले थे। लेकिन जो 3 कार्ड थे वह बहुरंगी थे, यानी कई रंग के, कई रंग, ठीक, यानी बहुरंगी थे। 3 जो थे वह बहुत से रंगों के थे, कई रंग उसमें थे। और इसमें आपको इसी में कुछ चित्र दिए होते हैं, तो उसमें दिया जाता था, तो उसके जब जिस रुचियों, संवेगों आदि मानसिक जो भी शक्तियों का वह प्रयोग करके वो बताते थे, तो उससे उनके व्यक्तित्व का पता चल जाता था। ठीक, तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। चौथा था हमारा कहानी पूर्ति परीक्षण। कहानी पूर्ति परीक्षण, कहानी पूर्ति परीक्षण, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं? स्टोरी कंप्लीशन, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, या फिर इसी को कहते हैं क्या? SCT, SCT, कहानी पूर्ति परीक्षण। इस तरह से हम यहाँ पे इसको देखेंगे। तो इसमें विशेषकर कुछ नहीं था। यह कहानी पूर्ति परीक्षण से मतलब है, इसमें बच्चों को कुछ अधूरे वाक्य या अधूरी कहानियों को दिया जाता था, ठीक है। तो बच्चा क्या करता था, यानी परीक्षक जो होता था वह परीक्षार्थी को कुछ अधूरी कहानी और अधूरे वाक्य को देता था, जिसको क्या करता था, परीक्षार्थी जो होता था वह उन अधूरे कहानी एवं वाक्यों को अपनी मानसिक शक्तियों, रुचियों एवं संवेगों के द्वारा वह उनको स्पष्ट तरीके से वह उसकी पूर्ति कर देता था। तो जिससे क्या होता था, उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता था। तो उम्मीद है बस इतने ही आपके जो व्यक्तित्व परीक्षण में आपका जो प्रोजेक्टिव मेथड था उसके अंतर्गत हमने इन चीजों को देखा, जो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए था। तो उम्मीद है आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? निम्न में से भिन्न है, निम्न में से कौन भिन्न है ना। मान लीजिए दे दिया आपको, ठीक है, एक आपको दे दिया भाटिया बैटरी परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण, है ना। एक ये हो गया, दूसरा आपका हो गया TAT, तीसरा हो गया आपका CAT, है ना, और चौथा हो गया आपका RIT। तो आप क्या करेंगे, ये आपका ना ये भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि यह बुद्धि के परीक्षण से संबंधित है। बाकी ये तीनों किसमें हैं? ये आपके व्यक्तित्व के परीक्षण से संबंधित है। तो उम्मीद है इस तरह से भी क्वेश्चंस आके पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा कि हाँ, बुद्धि परीक्षण कौन कौन से बताए गए थे और हमें व्यक्तित्व परीक्षण कौन कौन से बताए गए। तो इसको हम जरूर ध्यान रखेंगे। और इसमें छोटा सा एक टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको बता देते हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट के बारे में। चलिए, उम्मीद है इसको आप नोट कर लिए होंगे। और अब हम इसको इरेज करके अब हम एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी अब इसमें इस चैप्टर में मिला है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ना। क्योंकि शुरू में ही व्यक्तित्व का विकास हम समायोजन हम देखे थे, तो समायोजन है क्या चीज, उसको हम देख लेते हैं। समायोजन, एडजस्टमेंट, है ना। समायोजन को पहली चीज यहाँ पे इसके अर्थ एवं परिभाषा को देखेंगे। अर्थ एवं परिभाषा, है ना, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ठीक। समायोजन का एडजस्टमेंट, बहुत से स्थानों पे आप यह जरूर सुने होंगे कि थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, है ना। एडजस्ट करने का मतलब है कि जिन परिस्थितियों में आप हैं उन्हीं परिस्थितियों में आप अपने आप को समायोजित कर लीजिए। यही क्या होगा आपके लिए, यही इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट। अर्थात अगर हम कहें
कि पहले चीज देख लेंगे समायोजन। समायोजन को कह सकते हैं, समायोजन का तात्पर्य है, समायोजन, समायोजन को सामंजस्य, सामंजस्य, व्यवस्थापन, यानी समायोजन को हम क्या कह सकते हैं, समायोजन को सामंजस्य, व्यवस्थापन या फिर अनुकूलन भी कह सकते हैं, या अनुकूलन, अनुकूलन भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक। और जो समायोजन है, समायोजन जो है, समायोजन दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो शब्दों से। पहला है हमारा सम और दूसरा है उसका आयोजन। दूसरा शब्द क्या है? आयोजन, सॉरी योजन लिख रहे हैं केवल, आयोजन, यानी सम धन आयोजन बराबर समायोजन। यही क्या है आपका? समायोजन। समायोजन का मतलब यही है। ठीक। अब यहां पे देखेंगे सम का अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है समान, या समान, या इसी को कहते हैं अच्छी तरह, अच्छी तरह, या फिर इसी को कहते हैं भली भांति, भली भांति। और इस आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। ठीक। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि समायोजन, समायोजन से तात्पर्य है, समायोजन से तात्पर्य है कि व्यक्ति, कि व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, अनुसार अपने को, अपने को समायोजित कर लेना ही, समायोजित या ढाल लेना ही समायोजन है, समायोजन है। ठीक। यानी परिस्थितियों के अनुसार, जो परिस्थितियां होंगी उन्हीं के अनुसार अगर आप अपने आप को अच्छी तरह व्यवस्थित कर ले रहे हैं या अपने आप को ढाल ले रहे हैं तो वही क्या होगा? वही आपके लिए क्या होगा? समायोजन होगा। ठीक। इसमें एक परिभाषा लिख लेते हैं गेट्स एवं अन्य के द्वारा, गेट्स एवं अन्य। यहां पे उन्होंने परिभाषा बताया है कि समायोजन, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी समायोजन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा व्यक्ति, जिसके द्वारा व्यक्ति, व्यक्ति अपने को वातावरण के साथ, वातावरण के द्वारा या के साथ, यानी समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने को वातावरण के द्वारा या वातावरण के साथ उसके बीच, उसके बीच संतुलित, संतुलित संबंध स्थापित, स्थापित करता है। ठीक। संतुलित संबंध स्थापित करता है मतलब उसे व्यवस्था करना होता है। तो ये रहा आपका गेट्स एवं अन्य की परिभाषा। इनके अनुसार इन्होंने जो भी चीजें बताई वह आपका समायोजन के बारे में बताए थे। ठीक है। तो इस तरह से यहां पे ये हुआ। अब इसमें हम इसके प्रकार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसके प्रकार के बारे में हम देखते हैं। ठीक। तो इसमें हम इसके प्रकार के बारे में देख लेते हैं इसको। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और यहाँ पे इसको इरेज करने के बाद
इसके प्रकार के बारे में हम देखते हैं। ठीक, समायोजन के प्रकार, समायोजन के प्रकार। ठीक, दो बताए गए हैं, कौन कौन से हैं आपके? यहां पे एक है बाह्य समायोजन, बाह्य समायोजन, और दूसरा है हमारा आंतरिक, आंतरिक समायोजन। ठीक, बहुत विशेषकर इसमें नहीं जानना है। बाह्य समायोजन का मतलब होता है वातावरण के साथ, वातावरण के साथ समायोजन, वातावरण के साथ समायोजन। ठीक है, और इसका मतलब है स्वयं के साथ, स्वयं के साथ समायोजन। ठीक, तो इस समायोजन के प्रकार में हमने इन चीजों को देखा, जो एक छोटा सा टॉपिक रहा जिसमें आपको कुछ जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी थी, जो पेपर के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण था, उसको हमने बताया। अब इसमें आज हमारा व्यक्तित्व और समायोजन दोनों खड़ा। अब अगले दिन आपको समावेशी शिक्षा के बारे में आपको बताया जाएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। उसके लिए आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, और नेक्स्ट डे हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।